जय हिंद दोस्तों। तथाकथित रूप से मिले भारत देश की आजादी को 75 साल से अधिक और भगत सिंह की शहादत को 93 साल से अधिक होने को आए हैं। लेकिन आज भी अगर भगत सिंह हमारे जहन में बसते हैं तो वजह सिर्फ और सिर्फ उनके विचारों की ताजगी है। पिछले कुछ दशकों में भारत देश में जो अफरा तफरी रही है, इसके बीच भगत सिंह याद आए बगैर तो रह भी नहीं सकते। पिछले कुछ दशकों में भारत देश में जो अफरा तफरी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के आधार पर लोगों के मनोमस्तिष्क में घोला गया ये जहर, जाति मजहब संप्रदाय के नाम पर सैकड़ों टुकड़ों में बांटे गए ये लोग जो हर रोज भगत सिंह जिंदाबाद के नारे तो लगाते हैं, लेकिन उनके वास्तविक विचार को ना तो समझते हैं और ना ही अपनाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या भगत सिंह ने इतने संघर्ष इसलिए किए थे कि वे धर्म के आधार पर अखंड भारत को खंडित होते हुए देख सके? क्या उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हुए इसीलिए चुमा था कि उनके देश के लोग जाति संप्रदाय के नाम पर सैकड़ों भागों में बट जाएं? क्या उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस की बुनियाद इसलिए खड़ी की थी कि उनके ये इंडिपेंडेंट लोग धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? जी नहीं, ऐसे नहीं है भगत सिंह और ना ही है उनके विचार। तो फिर क्या हैं उनके वास्तविक विचार? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में, और क्यों इसलिए जरूरी है भगत सिंह आज भी के इस एपिसोड में। 23 मार्च 1931 की बसंती संध्या 5 बज रहे थे। भारी बूटों के चलने की आवाज भगत सिंह के कोठरी के द्वार पर आकर ठिठक गई। लाहौर सेंट्रल जेल के बड़े जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर अपनी चमकदार यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। वे भगत सिंह की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सरदार जी, फांसी लगने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। जेलर भगत सिंह को देखकर दंग रह गया कि फिरंगियों का यह अमर कैदी, जिसे कुछ ही समय में फांसी दे दी जाएगी, एकाग्र मन से किताब पढ़ने में डूबा हुआ है। वो किताब थी रूस के क्रांतिकारी नेता लेनिन की जीवनी। भगत सिंह निश्चित होकर अपने एक हाथ में किताब लेकर पढ़ रहे थे। वो अपने किताब से बिना नजर हटाए दूसरे हाथ से जेलर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठहरो जरा, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनके आवाज में कड़क थी और क्रांतिकारी दोस्त से मिलने की लालसा। भगत सिंह के चेहरे पर डर और उदासी का नामो निशान तक नहीं था। वहीं सत्ताधीशों के चेहरे हारे हुए जुआरी की तरह गमगीन थे और सत्ताहीन का चेहरा अलौकिक तेज से प्रकाशित था। जेल के अधिकारियों के लिए भगत सिंह का ऐसा स्वर सचमुच अनजान था। भगत सिंह के तेज से पूरे जेल में खामोशी छा गई। चमकदार बूट और चमकती हुई वर्दियां शांत पड़ गई। सभी कर्मचारी वहां मूरत बने खड़े थे। तभी कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद भगत सिंह ने अपने पुस्तक को छत की तरफ उछाला और फिर कहा, चलो। मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन की तरह वे अपने देश में समाजवाद के प्रखर चिंतक थे, और इनकी तुलना उस दौर के सभी नेताओं के वैचारिक दृष्टि से करें तो भगत सिंह अपने दौर के सभी नेताओं के वैचारिक दृष्टि से 2 कदम आगे थे। मसलन 1930 में बैठकर कौन यह कह सकता है कि आज से 15 साल बाद तथाकथित रूप से भारत देश को आजादी तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये आजादी एक प्रकार का सत्ता का हस्तांतरण होगा। पावर एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चला जाएगा और इसकी बुनियाद इतनी मजबूत चैन से बनी होगी जिसे तोड़ने में शायद सदियों लग जाएं। सांप्रदायिक दंगों और धर्म को लेकर आज उनके विचार बेहद जरूरी हैं। मात्र 23 वर्ष के उम्र में ये बात कहना कि क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है, गरीबी एक अभिशाप है। क्या आपने इन्हें देखा है? क्या आपने इन्हें जाना समझा है? क्या आपके सुख और समृद्धि के पलों में इनके प्रति आपके जहन में कोई विचार आया है? क्या शिखर को छू लेने वाले महलों में इनके लिए एक छोटा सा जगह है? इसका जवाब है नहीं। जब आपने इन्हें देखा नहीं, जाना और समझा नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ इनके लिए सही है? कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों तक, बस्तियों में रहने वाले लाखों इंसानों के समुदाय से लेकर उन शोषित मजदूरों तक
जो पूंजीवादी पिशाच के द्वारा खून चूसने की प्रक्रिया को रोज यह सोचकर और कहकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि शायद कल कोई आएगा इनकी तकलीफों को समझकर इन्हें उन खून चूसने वाले दरिंदों से छुटकारा दिलाएगा। और हम सब कुछ जानते हुए भी इस मानव जाति के बर्बादी को चुपचाप देख रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी ज्ञान हो भय से सिहर उठेगा। अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने से लेकर उन सभी राजाओं के महलों तक जिनकी नींव इन शोषित मजदूरों के हड्डियों पर पड़ी है। ये सब कुछ जानो, समझो, देखो और फिर कहो कि सब कुछ ठीक है। आप क्या सोचते हैं किसी गरीब या अनपढ़ परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का क्या भाग्य होगा? क्योंकि वो गरीब है तो वो कई काम नहीं कर सकता। हर रोज वो उन लोगों के द्वारा अपमानित होता है जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। उसका ज्ञान, उसकी गरीबी, उसके साथ किया गया व्यवहार अगर उसके मन को समाज के प्रति कठोर बना देता है और फिर वो कोई अपराध या पाप करता है तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? वह स्वयं, मैं, आप, समाज या फिर हमारे ईश्वर। जब भगत सिंह लाहौर के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, जहां प्रतिदिन सुबह हवन होता था, आंख बंद करके प्रार्थना भी होता था, उसमें मोक्ष की बातें भी होती थी, वहीं भगत सिंह के विचार इनसे बिल्कुल हटके थे। उनकी छटपटाहट तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपने कॉलेज के गेट पर एक बूढ़े व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए चने बेचते देखा। वे उसके पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा, क्या आपका कोई और काम नहीं है? वह बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, जिसके हाथों में तराजू थम नहीं रहे थे। उसने उत्तर दिया, नहीं। वहीं पास खड़े उनके मित्र ने कहा, यह सब इनके कर्मों का फल है। इस बात को सुनकर भगत सिंह फट पड़े। उन्होंने कहा, यह सब बहलावा है। इस बूढ़े व्यक्ति को रोटी और काम का सहारा समाज से मिलना चाहिए। जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, हम सब दोषी हैं, क्योंकि हम सब खा रहे हैं। एक भी व्यक्ति बंधन में है तो हम सब भी स्वतंत्र नहीं हैं। पर यह सब आंख मूंद कर मोक्ष की प्रार्थना करने से नहीं समझा जा सकता। इस घटना के कुछ साल बाद उनसे उनके एक क्रांतिकारी मित्र ने पूछा, तुम क्या करोगे? कैसी व्यवस्था लाओगे? कैसे इन समस्याओं का समाधान निकालोगे? तब तक अपने गंभीर राजनीतिक चिंतन और अध्ययन से भगत सिंह की दृष्टि और भी स्पष्ट हो चुकी थी। उन्होंने पूरी स्पष्टता से कहा, अगर हमको सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो यहां किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा। तभी एक मित्र ने उनसे कहा, और धर्म का क्या करोगे? क्या तुम इसे गैर कानूनी करार दोगे? उनका उत्तर था, धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं। भगत सिंह को डकैत, फासिस्ट और आतंकवादी कहने वालों ने कभी सोचा है कि आतंक में क्रांति नहीं हो सकती और क्रांति में आतंक नहीं हो सकता। आज समाज में एक ऐसी स्थिति खड़ी हो चुकी है कि हम में से ज्यादातर लोग इसलिए लड़ते हैं कि हमें पता ही नहीं कि असली वजह क्या है। अर्थशास्त्र पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि किसी चीज का भाव बढ़ाना है तो उसका अभाव पैदा कर दो। और जहां तक ईश्वर से मिलने का सवाल है तो ईश्वर से अकेले मिलिए ना। ईश्वर से मिलने के लिए इन मध्यस्थ दलालों की क्या आवश्यकता? हमसे मिलो तब ईश्वर मिलेगा तुम्हें। संसार के सारे महान और पवित्र काम इंसान अकेले ही करता है। अकेले ने ही किया है, इतिहास इस बात का गवाह है। भीड़ सिर्फ आग लगाती है, भीड़ सिर्फ दंगे कराती है, भीड़ सिर्फ निर्दोषों को मरवाती है, भीड़ जानवर बन जाती है, भीड़ भेड़ बन जाती है, भीड़ सांप्रदायिक होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में संभव है? अगर हां, तो फिर मनुष्य ईश्वर का भी निर्माता हुआ? ईश्वर वहां नहीं है। ईश्वर मंदिर के बाहर सोए उस इंसान में है जो कई दिनों से भूखा है। मस्जिद की दहलीज पर बैठे उस इंसान में है जिसके ठंड से कांपते शरीर पर चादर नहीं है। ईश्वर किसानों में है, खेतों में है, मजदूरों में है, कारखानों में है, कलमकारों में है। अगर वहां नहीं है तो ईश्वर कहीं नहीं है। हम इस छलावा में इतने फंसे हुए हैं कि हमने कभी नहीं सोचा वह इंसान जो खेतों में अनाज उपजाता है खुद भूखा क्यों सोता है, कपड़े बुनता है, नंगा क्यों रहता है, मकान बनाता है लेकिन बेघर क्यों घूमता है। अगर एक भी इंसान इस संसार में भूखा है तो हम सब दोषी हैं, क्योंकि हम सब खा रहे हैं।
आइए बजाय उसके हम उसकी बात करें जो हमारे सामने है। इंसान की बात, मनुष्य की बात, उसके दुख और सुख की बात, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मनुष्य। फांसी की कोठरी में बैठे भगत सिंह ने कई पत्र, लेख, दस्तावेज और पर्चे तो लिखे ही, साथ ही साथ कई पुस्तकें भी लिखी और अनुवाद किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। धर्म जब राजनीति से घुल मिल जाता है तो राष्ट्र के जीवित अंगों को नष्ट कर देता है। वो इंसान को एक दूसरे से लड़ाता है, उनके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है, उनके आंखों को धुंधला कर देता है, जिससे कि वो अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान पाते हैं। इस बात का अनुभव सबसे पहले भगत सिंह ने किया था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। आज धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना है। हर एक इंसान के मन में उसके प्रति कई विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वे उन गरीब लोगों के बारे में सोचें जिनके ऊपर इस समाज के द्वारा कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। जब कभी भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा संघर्ष उन गरीब लोगों को करना पड़ता है, और इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वे मुस्लिम या ईसाई बन जाते हैं, तो आप उनका क्या कर लेते हैं। आज धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर फिर उभरा है, तो सवाल उठता है कि इसमें हमारे पूंजीपतियों का क्या योगदान है। क्या हमारे देश के पूंजीपतियों ने किसी गरीब हिंदू के घर में झांका है? क्या उनके रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध किया है? क्या उनके भटकते बच्चों के लिए पुस्तक और दूध की व्यवस्था की है? क्या उनके सामाजिक सुरक्षा की चिंता की है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे देश के पूंजीपतियों के पास इतनी फुर्सत कहां कि वो किसी गरीब हिंदू के घर में झांककर उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। यदि वो गरीब हिंदू घर का व्यक्ति अपने निजी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मिशनरी से ईसाई बनकर आ जाए, तो वही लोग बवंडर खड़ा करते हैं, जबकि मिशनरी उनके बच्चों के लिए रोटी कपड़ा और अध्ययन का चिंता करती है। वास्तविकता तो यह है, भूखे का तो क्या अल्लाह, क्या जीसस और क्या हनुमान। समाजवाद को अपना ध्येय मानने के अलावा भगत सिंह मनुष्य के द्वारा मनुष्य के और राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र के शोषण से मुक्त वर्गहीन समाज की कल्पना करते थे। 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब स्टूडेंट्स कांग्रेस के नाम एक संदेश में भगत सिंह का कहना है कि आज हम नौजवानों को बम और पिस्टल बनाने के लिए नहीं कह सकते। इन्हें औद्योगिक क्षेत्र के गंदे बस्तियों में, गांवों में, टूटे फूटे झोपड़ों में रहने वाले लोगों को जगाना होगा। अपने बारे में स्पष्ट करते हुए भगत सिंह ने एक बार कहा था कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं जिसके कुछ निश्चित विचार, आदर्श, उद्देश्य के साथ साथ एक लंबा कार्यक्रम है। भगत सिंह ने देश के नौजवानों को सलाह दिया था कि उन्हें विश्व में होने वाले हर एक क्रांति से नया सीख लेना चाहिए। मार्क्स, लेनिन जैसे नए विचारकों के विचार को गहन अध्ययन और मनन करना चाहिए। उनकी शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाएं। मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार के बीच जाएं, मजदूरों के बीच जाएं, किसानों के बीच जाएं और उनके अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करें, वर्ग चेतना जागृत करें। फांसी चढ़ने से पहले भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों से कहा था, मेरे लिए यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और मैं अपने आप पे गर्व करता हूं कि मैं यह पुरस्कार पाने जा रहा हूं। वे सोचते हैं कि मुझे खत्म करने के बाद वे इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी भूल है। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकते। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मरा हुआ भगत सिंह जिंदा भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक होगा। मेरे फांसी के बाद मेरे क्रांतिकारी विचारों के सुगंध मेरे देश के मनोहर वातावरण में फैल जाएंगी। वे नौजवानों को मदहोश करेगी और वे आजादी और क्रांति के लिए पागल हो उठेंगे। और नौजवानों का यह पागलपन ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उनके विनाश के कगार पर पहुंचा देगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे मेरे देश के लिए मेरी सेवाओं और मेरी जनता के लिए मेरे प्रेम का सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा। मेरा यह मानना है कि जिन विचारों के लिए भगत सिंह शहीद हो गए, वे विचार आजादी के इतने साल बाद भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिन लोगों के लिए उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया।
भारत का एक अल्पवय लेकिन अपने दौर के सभी नेताओं के वैचारिक दृष्टि से 2 कदम आगे रहने वाला यह मानता था कि क्रांति तो विचारों की शान पर तेज होती है। इनके लिखे अनेक पत्र, लेख, बहुमूल्य दस्तावेज, समय समय पर दिया गया भाषण, तैयार किया हुआ पोस्टर, पैम्फलेट, पर्चे जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक है, आज तक सामने आया ही नहीं। आजादी का मतलब यह नहीं होता कि सत्ता का हस्तांतरण। आजादी के ये मायने नहीं होते कि सत्ता गोरे हाथों से काले हाथों में चला जाए। असली आजादी तो तब होगी जब वह इंसान जो खेतों में अनाज उगाता है वह स्वयं भूखा नहीं सोएगा। वह इंसान जो कपड़े बुनता है वह नंगा नहीं घूमेगा। वह इंसान जो मकान बनाता है वह स्वयं बेघर नहीं रहेगा। ऐसे उदार विचार वाले थे अमर शहीद भगत सिंह। अन्याय, अत्याचार, शोषण, राजनीति और धर्म के इस पाखंड को मिटाने के लिए भगत सिंह के ये क्रांतिकारी विचार देश के सामने लाने का यह सबसे अच्छा समय है। ऐसे महान विचारक योद्धा भगत सिंह अपने ऐसे महान विचारों, चिंतन और दर्शन के लिए भले क्यों ना हजारों सालों तक जिंदा रहें। उनके ऐसे महान विचार अनगिनत सदियों तक दिल और दिमाग में आग लगाते रहेंगे। क्रांति की यह मशाल जलती रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।